बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान हम सब का है। मजहबी, सूबाई, कबायली, लिसानी, नस्ली, फिरका वाराना या किसी और इम्तियाज के बगैर वतन अजीज तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की उलमाए कराम और मशाइख के वक्त से गुफ्तगू। इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के गुमराह कुन प्रोपेगेंडा के खात्मे के लिए उलमाए कराम के फतवा। पैगाम पाकिस्तान की सताइश। सिपा सलार का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा की तशहीर के तदारुक के साथ अंदरूनी इख्तलाफात दूर करने पर भी जोर। उलमाए कराम और मशाइख की इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फिरका वारियत की मजम्मत। वतन अजीज में रवादारी, अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की अनथक कोशिशों की भरपूर हिमायत का अज़्म। फोरम की गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी और दस्तावेजी निज़ाम के निफाज की हिमायत। स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दामात की भी तारीफ। उलमाए कराम की अफगानिस्तान से दहशत गर्दी पर हुकूमती मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत। अफगान अबूरी हुकूमत से संजीदा इक़दामात का मुतालबा। निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है। किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात के इनेकाद में आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी में कोई दबाव नहीं। दुनिया भर में गैर मुल्कियों के क़याम के लिए क़वानीन मौजूद है। कानूनी दस्तावेजात रखने वालों को कोई मसला नहीं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का DGTV को इंटरव्यू। गवादर बंदरगाह मुस्तकबिल में समंदरी तिजारत का मरकज होगी। हुकूमत इलाके में सनतों के क़याम और मवासलाती रवाबित की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही है। मकामी लोगों को रोजगार और आलमी मेयार की सहूलतों की फराहमी के लिए इस बंदरगाह की तरक्की अहम है। गवादर में माहीगीरी की सनत को जदीद खतूत पर उस्तवार करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गवादर शिपिंग क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू। बिजली चोरी और नादहिंदगान के खिलाफ मुहिम कामयाबी से जारी। कौमी मुहिम में अब तक 46 अरब रुपए की वसूलियां। वज़ीर आज़म की तवानाई और पार्ट डिवीजन के हुक्काम की काविशों की तारीफ। तकसीम कार कंपनियों की टीमें मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ। वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा की सुप्रीम कोर्ट में अपीलें। फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल गैर आईनी करार देने से मुतालिक फैसला चैलेंज। फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्जिमों का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अपील में मौक़िफ़। गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की रियासती दहशत गर्दी। जबालिया पनाह गुज़ीन मुहाजिर कैंप पर हमले में 18 अफराद शहीद। खान यूनिस में बमबारी, 10 अफराद शहीद हो गए। बड़े हस्पतालों की बंदिश के बाद हजारों खवातीन, बच्चे और जख्मी जिंदगी और मौत की कशमकश में। सिहोनी जारहियत में शहदा की तादाद 11,500 से तजावुज कर गई। 7,500 से जायद बच्चे और खवातीन शामिल। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी मिसाइल हमले। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। जनूबी कोरिया में होने वाले मुजाहिरे में शुरका की मासूम फ़लस्तीनियों के कत्ल की मजम्मत। सैन फ्रांसिस्को में मुजाहिरीन का इसराइली मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ ने मालदीव के सदर के अहदे का हल्फ उठा लिया। दारुल हुकूमत माले में हल्फ बर्दारी की तकरीब। मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमा भी शरीक। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ताकत का सरचश्मा अवाम है, आइन की बालादस्ती हमारा मिशन है। पुराने सियासतदान आज की सोचते हैं न मुस्तकबिल की। नफरत, गालम गलोच और तकसीम की सियासत छोड़कर नई रिवायत कायम करनी है।
عوام نے مینڈیٹ دیا تو محرومیوں کا خاتمہ کریں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مردان میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ ملک کو معاشی بحران کا شکار کرنا حادثہ نہیں تھا، منصوبہ بندی کے تحت سب کچھ ہوا۔ موجودہ صورتحال کی ذمہ دار عمرانی پروجیکٹ شروع کرنے والے بھی ہیں۔ پرانی لکیروں کو مٹا کر نئے مستقبل کے لیے راستہ بنانا ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں آئندہ حکومت ہماری ہوگی۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں جلسے سے خطاب۔ پسماندہ طبقے کی ترقی ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ بینکوں سے خواتین کو بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ صحت اور تعلیم کی مفت فراہمی ہر شہری کا حق ہے۔ حکومت ملی تو 300 یونٹ بجلی مفت فراہم کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لیا میں خواتین کنونشن سے خطاب۔ پاکستان اور چین کی مشترکہ بحری مشق سی گارڈین اختتام پذیر۔ شمالی بحیرہ عرب میں ہونے والی مشق میں دونوں ملکوں کے بحری جہازوں، ایوییشن، آبدوزوں اور میرین فورسز کی شرکت، جنگی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، 6 نوجوان شہید۔ قابض فوج نے متعدد رہائشی مکان بھی تباہ کر دیے۔ ماورائے عدالت قتل کے واقعات پر کشمیری سراپا احتجاج۔ وحشیانہ بھارتی ہتھ کنڈے تحریک آزادی کو دبا نہیں سکتے، حریت قیادت۔ مودی سرکار منی پور میں خانہ جنگی پر قابو پانے میں مکمل ناکام۔ باغی قبائل کا اپنی حکومت قائم کرنے کا اعلان، مطالبات کی منظوری کے لیے 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن۔ 6 ماہ سے جاری فسادات میں 1000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبر نامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ وطن عزیز کسی مذہبی، صوبائی، قبائلی، لسانی، نسلی، فرقہ وارانہ یا کسی اور امتیاز کے بغیر سب پاکستانیوں کا ہے۔ ریاست کے علاوہ کسی بھی ادارے یا گروہ کی طرف سے طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے یہ بات راولپنڈی میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور مشائخ کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ آرمی چیف نے علماء کرام اور مشائخ پر گمراہ کن پروپیگنڈے کی تشہیر کے تدارک کے ساتھ اندرونی اختلافات دور کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے خاتمے کے لیے علماء کرام کے فتویٰ پیغام پاکستان کو سراہا۔ آرمی چیف نے فکری اور تکنیکی علوم کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تفہیم اور کردار سازی کے لیے نوجوانوں کو راغب کرنے میں علماء کرام کے اہم کردار کی نشاندہی بھی کی۔ علماء کرام اور مشائخ نے متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی مذمت کرتے ہوئے وطن عزیز میں رواداری، امن اور استحکام کے لیے ریاست اور سیکیورٹی فورسز کی انتھک کوششوں کے لیے بھرپور حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ علماء کرام نے کہا کہ اسلام امن اور ہم آہنگی کا مذہب ہے۔ بعض عناصر کی طرف سے مذہب کی مسخ شدہ تشریحات صرف ذاتی مفادات کے لیے ہیں، اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ فورم نے حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی، دستاویزی نظام کے نفاذ، سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات کی حمایت کی۔ فورم نے افغان سرزمین سے دہشت گردی پر حکومتی موقف اور تحفظات کی مکمل حمایت کرتے ہوئے افغان عبوری حکومت سے سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ کیا۔ فورم نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر مظالم کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ نگران حکومت کی بنیادی ذمہ داری ملک میں شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو معاونت فراہم کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، انتخابات کے انعقاد میں آئینی ذمہ داری پوری کریں گے۔ انہوں نے یہ بات نجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہی۔ ہماری کابینہ جو ہے اس کا کردار بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کو اسسٹ کریں اور فری اینڈ فیئر مینر میں اس کو انشور کریں کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو، اور ہم اس کے ساتھ کمیٹڈ۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ قربت یا دوری کی وجہ سے نہیں۔ فل فیتھ ان الیکشن کمیشن آف پاکستان، اٹس اے کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیڈڈ بائی ویری پروفیشنل پیپل، جو کہ اپنی ان کی سینس آف ڈیوٹی جو ہے نا وہ ہیو آبزروڈ دیٹ از دیر، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس فرض کو جلد از جلد بہتر انداز میں پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اس سلسلے میں جتنی معاونت ان کو نگران حکومتوں سے درکار ہے، صوبائی حکومتیں ہوں، وفاقی حکومت ہو، وہ اویلیبل ہے ہم کو، ہم انہیں اسسٹ کریں گے۔ ہمارا جو اسسٹ کرنے کا رول ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، وہ فائنینشیل ریسورسز اویلیبل کرنے کے حوالے سے ہو، ہم اس کے ساتھ مکمل کمیٹڈ ہیں۔
वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतखाबात के बाद मईशत की बेहतरी भी हमारी तरजीह है। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। जो हमारे 2-2.5 माह के इक़दामात थे, उन इक़दामात के तहत जिस तरीके से इल्लीगल करेंसी ट्रेड पे हमने हाथ डाला, उससे उसकी डिमांड जो कर्व थी वो नीचे आई, जिसकी वजह से रुपए की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है। तो ज़ाहिर है यहाँ पे बहुत सारे और भी प्लेयर्स होते हैं जो इन तमाम चीज़ों को नज़र में भी रखते हैं। वो फॉर्मल चैनल्स में भी होते हैं, वो इनफॉर्मल चैनल्स में भी होते हैं। इससे लोगों के मफादात, माली मफादात वाबस्ता होते हैं और वो मार्केट के साथ प्ले करने की कोशिश भी। IMF के साथ हमारी डील कंक्लूड हो चुकी है। डॉलर की जो डिमांड है वो कोई बहुत ज़्यादा राइज पे नहीं। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस और ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं जो प्राइमरीली हमारी जो चैलेंज था वो इकोनॉमिक हेल्थ था और मेरे ख्याल में वो टारगेट हमने अचीव किया है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मुकामी लोगों को रोज़गार और बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी के लिए गवादर बंदरगाह की तरक्की कलीदी अहमियत की हामिल है। ये बंदरगाह मुस्तक़बिल करीब में बहरी तिजारत का बड़ा मरकज़ होगी। इस्लामाबाद में गवादर शिपिंग क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन के वक्त से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत गवादर में सनतों के क़याम और मवासलाती रवाबित की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की तरजीह है कि गवादर में माहीगीरी की सनत को जिद्दत दी जाए। माहीगीरों को जदीद मशीनरी, कश्तियों में जदीद आलात की फराहमी और आलमी मयार के मुताबिक मछलियाँ पकड़ने के तरीक़ाकार के लिए पेशा तरबियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गवादर से फिशरीज़ के शोबे में बरामदात की वसी इस्तेदाद से इस्तेफादा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने शिपिंग क्लियरिंग एजेंट्स के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। वफ़द ने दरख्वास्त की कि बंदरगाह को मुकम्मल फ़ाल बनाने के लिए इब्तदाई तौर पर सरकारी कार्गो का कुछ हिस्सा गवादर बंदरगाह से दरामद करने की इजाज़त दी जाए। अनवारुल हक काकड़ ने मुतालिका हुकाम को इस सिलसिले में जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। बिजली चोरी और नादहिंदगान के खिलाफ कौमी मुहिम कामयाबी से जारी है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कार्रवाइयों में अब तक 46 अरब रुपए वसूल किए जा चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ारत तवानाई और पावर डिवीज़न के हुकाम की बिजली चोरों की रोकथाम और वसूलियों के खिलाफ काविशों को सराहा है। आइस्को रीजन में नवंबर के दौरान 66,000 से ज़्यादा घरेलू, कमर्शियल, सनती और ज़रई मीटर्स चेक किए गए। इस दौरानिए में 868 बिजली चोर पकड़े गए। 39 मुकदमात का इंदराज हुआ, जबकि 3 करोड़ 41 लाख के जुर्माने आयद किए गए। तर्जुमान आइस्को ने बताया कि रनिंग और डेड डिफॉल्टर्स से मजमूई तौर पर 64 करोड़ 46 लाख के वाजिबात वसूल किए गए हैं। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में अब तक 12,000 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरों की सरपरस्ती करने वाले अहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जनूबी पंजाब के 13 अजला में मैपको रीजन की टीमें बिजली चोरी की रोकथाम और नादहिंदगान से वसूलियों में मसरूफ़ हैं। मैपको रीजन में एक दिन में नादहिंदगान से 5 करोड़ 75 लाख रुपए के बकाया जात वसूल किए गए हैं। हेस्को, केस्को, पेस्को और के इलेक्ट्रिक के इलाकों में कौमी मुहिम के तहत बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आइनी करार देने के अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। अपीलों में अदालत उज़्मा का 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देने और हतमी फैसले तक 5 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा की गई है। अपील में वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मामले की समाअत के लिए तश्कील दिया गया बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत नहीं था, इसलिए इसका फैसला भी गैर मौसर है। वजारत दिफा ने अपनी अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। अपील में फौजी तनसीबात पर हमलों के मुलजिमों का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई शेख 59(4) और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात बहाल करने की भी इस्तदा की गई है। वजारत दिफा ने अपील पर फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के हुक्म पर अमल दरामद रोकने की भी इस्तदा की है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आइनी करार दिया था। नाज़रीन, गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। संगीन जंगी जराइम में मुलव्वस सिहूनी फौज की जानिब से मुसलसल 42 रोज से अस्पतालों, रिहायशी इमारतों और पनाहगुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया जा रहा है। अरब और बैनुल-अक़वामी कोशिशों के बावजूद जंगबंदी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसराइली फोर्सेज ने पूरे गजा शहर को कंट्रोल के लिए अगले मरहले का आगाज कर दिया है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक सिहूनी जारहियत में शहदा की तादाद 11,600 से ज़ायद हो चुकी है
اور جن میں 7,500 سے زائد بچے اور خواتین شامل ہیں۔ اسرائیلی بربریت میں 29,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہزاروں خواتین، بچے، مریض اور زخمی موت کے خطرے سے دوچار ہیں کیونکہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے متعدد ہسپتالوں نے کام بند کر دیا ہے۔ فلسطینی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں الہلال عرب اسپتال پر دھاوا بول دیا ہے۔ اسرائیلی ٹینکوں نے ہسپتال کو گھیرے میں لے کر بمباری کی ہے۔ فلسطینی ٹیلی ویژن کے مطابق بمباری کے نتیجے میں کل شام سے اب تک ہسپتال میں 100 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے الشفا ہسپتال کے ریڈیولوجی، برنز اینڈ کڈنی ڈپارٹمنٹ سمیت کئی حصے تباہ کر دیے۔ الشفا پر حملے میں مزید 22 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر ایک بار پھر بڑا حملہ کیا ہے جس میں 18 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ خان یونس میں صہیونی فورسز نے ایک مکان کو نشانہ بنایا جس میں 10 افراد شہید ہو گئے۔ رفح میں پولٹری فارم پر فضائی حملے میں بھی 7 فلسطینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مغربی کنارے کے جنین پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 3 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے جنین پناہ گزین کیمپ پر دھاوا بولا اور ابن سینا ہسپتال کو خالی کرنے کی ہدایت کی۔ آپریشن میں 14 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے۔ مغربی کنارے میں ایک گاڑی پر قابض فورسز کی فائرنگ سے 3 افراد شہید ہو گئے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے درجنوں ڈیموکریٹس نے بائیڈن انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں ایندھن فراہمی کی اجازت دینے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ ادھر اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ غزہ میں شہری اموات کو کم کرنے میں انہیں شدید ناکامی ہوئی ہے۔ حماس کے خلاف حملوں میں ہزاروں بے گناہ شہری شہید کیے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں اپنے مزید 5 اہلکاروں کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد زمینی کارروائی میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 58 ہو گئی ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق کے قریبی علاقوں پر میزائل حملے کیے ہیں۔ شامی فوج کے مطابق اسرائیل کی جانب سے داغے گئے بیشتر میزائل مار گرائے گئے ہیں۔ اور حماس نے غزہ کے ہسپتالوں میں بنیادی ڈھانچہ، اسلحہ اور شواہد چھپانے کے الزامات کی تردید کی ہے۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہسپتالوں پر اسرائیلی حملے اور جھوٹے بیانات کو جانچنے کے لیے بین الاقوامی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دیں۔ الشفا ہسپتال میں کی گئی جارحیت کے مجرموں کو بے نقاب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں، بیکریوں کو نشانہ بنانا اور پانی کی ترسیل روکنے کا مقصد فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیل نے غزہ کے 35 میں سے 25 ہسپتالوں کی سروسز کو معطل کر دیا ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ نے ایک مرتبہ پھر اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے کہ غزہ سے بے گھر کیے گئے فلسطینیوں کو زبردستی کسی دوسرے ملک میں جلا وطن نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر خارجہ سامر شکری نے ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین ہی فلسطینیوں کا گھر ہے، انہیں کسی اور ملک نہیں بھیجا جا سکتا۔ اس وقت متعدد فلسطینی مصر کے ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ترک نے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کے سنگین الزامات کی مذمت کرتے ہوئے تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کو غزہ کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے وولکر ترک کا کہنا تھا کہ غزہ میں صورتحال ناقابل بیان ہے۔ ہسپتال زخمیوں سے بھرے پڑے ہیں جن میں متعدد بچے بھی شامل ہیں۔ جنگ زدہ علاقے میں نقصان مسلسل بڑھ رہا ہے۔ غزہ کے لوگ اسرائیلی فورسز کی جانب سے صدی کی شدید ترین بمباری برداشت کر رہے ہیں۔ آئے روز اموات سامنے آ رہی ہیں جن میں سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں سے 102 اقوام متحدہ کے عملے کے ارکان بھی شامل ہیں۔ مظالم بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی ہیں جن کی تحقیقات اور احتساب ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں انسانی حقوق کے کارکنان نے فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف مظاہرہ کیا۔ شرکاء نے علامتی طور پر فلسطینی شہداء کے 2000 جوتے رکھ کر احتجاج کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ امریکی شہر سان فرانسسکو میں بھی اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے سان فرانسسکو بے برج کو بلاک کر دیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے درجنوں مظاہرین کو بھی گرفتار کر لیا۔ اور ڈاکٹر محمد معیز نے مالدیپ کے صدر کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب دارالحکومت مالے میں ہوئی جس میں مختلف ملکوں کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ ڈاکٹر محمد معیز اس سے قبل مالے کے میئر اور مالدیپ کے ہاؤسنگ اور انفراسٹرکچر کے وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ مالدیپ کے صدر کی حلف برداری کی تقریب میں وزیر اطلاعات کی شرکت دونوں ملکوں کے قریبی اور برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے۔ کاروباری ہفتے کے آخری دن پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان رہا۔ دن کے آغاز پر سٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی اور 100 انڈیکس نے 57,750 کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کیا۔ تاہم کاروباری دن کے اختتام پر پروفٹ ٹیکنگ کے باعث کمی کے باوجود انڈیکس نے 57,000 کی سطح برقرار رکھی۔ بازار حصص میں 90 کروڑ 15 لاکھ سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا جن کی مالیت 23 ارب 42 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ سٹاک مارکیٹ میں 189 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 170 کے شیئرز میں کمی، جبکہ 18 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسری جانب ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں استحکام دیکھا گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 88 پیسے کی کمی ہوئی جس کے بعد ڈالر کی قیمت 286 روپے 38 پیسے پر آ گئی ہے۔
ओपन मार्केट में 50 पैसे की कमी के बाद डॉलर की कीमत खरीद 285 रुपये 25 पैसे जबकि कीमत फ़रोख्त 288 रुपये 25 पैसे हो गई है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए 25 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है। ADB एलामिया के मुताबिक ये रकम दोनों सूबों में तरसीली निज़ाम की वसअत पर खर्च होगी। पावर ट्रांसमिशन बेहतर बनाने का ये मंसूबा कौमी ग्रिड को तक़वियत देने में मददगार होगा। इस मंसूबे के तहत 500 kV और 220 kV ट्रांसमिशन लाइन्स के लूप बंद होने और पुरानी ट्रांसमिशन लाइन्स को तब्दील किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स ने लाहौर में मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चौधरी नूरुल हसन तनवीर, रियाजुल हक जज और मेहदी हसन लंगा ने पार्टी सदर से तंजीमी उमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मुशावरत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जीत पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। माशी तरक्की अव्वलीन एजेंडा है। अवाम को महंगाई से इसी तरह निजात दिलाएंगे जिस तरह लोड शेडिंग से निजात दिलाई थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू होगा। पार्टी कारकुन और रहनुमा रिवायती जज्बे और आज़म के साथ इलेक्शन की तैयारी करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नफरत, गालम गलोच और तकसीम की सियासत छोड़कर नई रिवायत कायम करनी है। मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ से। मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसने गरीब और पसमानदा तबके की नुमाइंदगी की और हर दौर में पाकिस्तानी अवाम की खिदमत की। उन्होंने कहा कि हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नई सियासत मुतरफ करवाना चाहती है जिससे हम ये तकसीम की सियासत, ये नफरत की सियासत को पीछे छोड़ के नई रवायतें कायम करे। नए अंदाज में इस मुल्क को हमने आगे लेके चलना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान के नारे को अमली जामा पहनाया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियां दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले इलेक्शंस में हमने जितवाना है, कामयाब करना है ताकि हम अवामी राज कायम करें। जहां हुकूमत हो तो मजदूरों का हुकूमत हो, हुकूमत हो तो किसानों का हुकूमत हो, हुकूमत हो तो मेरे नौजवानों का हुकूमत हो। हम साथ मिलके पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकालेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारा मुकाबला गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। ताकत का सरचश्मा अवाम है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ही मुल्की मसाइल हल कर सकती है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मर्दान में पीपल्स पार्टी के तंजीमी अहदेदारों और कारकुनों ने मुलाकात की और इलेक्शन की तैयारियों से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी वर्कर्स को हिदायत की कि इंतखाबात के लिए अवामी राबता मुहिम तेज की जाए। उन्होंने पार्टी रहनुमा जहांजेब खान एडवोकेट के इंतकाल पर ताज़ियत का भी इजहार किया। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पुरानी लकीरों को मिटाकर नए मुस्तकबिल के लिए रास्ता बनाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा हुकूमत हमारी होगी। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माशी और इस्तेहकाम से अहम मसला है। तफसील जानते हैं मोहम्मद सज्जाद से। जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सूबे में 10 साल हुकूमत के दौरान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा को दिवालिया किया। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया गया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत तबाह करने पर इमरान खान और उन्हें लाने वालों का कड़ा एहतसाब किया जाए। एक एजेंडे के तहत यहाँ ऐसी हुकूमत कायम की गई कि पाकिस्तान को मजहब से भी दूर कर दे, पाकिस्तान की तहजीब को भी तबाह कर दे, पश्तून तहजीब को ज़मीन बोस कर दे और मुल्क की मईशत का खात्मा करके पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म कर दे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम पर पूरी आलमी बरादरी खामोश है। उन्होंने कहा कि इस्लामी ममालिक के सरबराहान फ़लस्तीन के मामले पर क्यों खामोश है। इस्लामी दुनिया का मौक़िफ़ मजबूत होना चाहिए। हम बातें तो बड़ा ठीक कर रहे हैं, बड़ी तगड़ी किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े होकर अगर अमेरिका और यूरोप आ सकते हैं उनकी मदद के लिए तो फिर इस्लामी दुनिया भी उनकी मदद के लिए जा सकती है।
مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کو آپس کے معاملات خوش اسلوبی سے طے کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندرونی سیاست سے ہمیں کوئی تعلق نہیں اور نہ انہیں ہماری سیاست سے تعلق رکھنا چاہیے. محمد سجاد، پی ٹی وی نیوز، پشاور. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کہتے ہیں کہ پسماندہ طبقے کی ترقی ہمارے منشور کا حصہ ہے. لیا میں خواتین کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام نے جماعت اسلامی کو مینڈیٹ دیا تو بینکوں سے خواتین کو بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ صحت اور تعلیم کی مفت فراہمی ہر شہری کا حق ہے. جماعت اسلامی حکومت میں آئی تو 300 یونٹ بجلی مفت فراہم کریں گے. لوئر دیر کے علاقے اوٹی گرام میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما زاہد خان نے کہا کہ ہماری جماعت 8 فروری کے الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی. انتخابی تیاریوں کے سلسلے میں صوبائی صدر ایمل ولی خان دسمبر کے پہلے ہفتے میں ضلع کا دورہ کریں گے. زاہد خان نے کہا کہ ضلعی سطح پر اے این پی اور پیپلز پارٹی کے درمیان اتحاد خارج از امکان نہیں. رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سعید غنی کہتے ہیں کہ ہماری جماعت جمہوریت کے استحکام اور ووٹ کے ذریعے تبدیلی پر یقین رکھتی ہے. کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کی طرح عوام عام انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی کو کامیاب بنائیں گے. سعید غنی نے کہا کہ ہمیں کسی سیاسی اتحاد سے خوف نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوری نظام مضبوط اور عوام کا معیار زندگی بلند ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے. ہم ملک میں جمہوریت کے استحکام اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں. کراچی میں فیڈرل بی ایریا ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے دورے کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ معیشت کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کی ہر سطح پر حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ ملک کی معیشت بہتر ہو. عام انتخابات کے لیے ابتدائی حلقہ بندیوں پر دائر اعتراضات پر الیکشن کمیشن میں سماعت کا سلسلہ جاری ہے. آج شیخوپورہ، حیدرآباد، گھوٹکی اور میرپور خاص کی حلقہ بندیوں پر اعتراض کنندگان کا موقف سنا گیا. نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن کمیشن کو مجموعی طور پر 1324 اعتراضات موصول ہوئے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی. احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. جج محمد بشیر نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں تفتیش کی جائے. عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 21 نومبر تک توسیع کر دی. نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا ہے کہ غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کی واپسی کا فیصلہ اٹل ہے. ایسے تمام تارکین کو پاکستان سے جانا ہوگا. رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد. جنوری تک تمام غیر ملکیوں کو واپس بھیج دیا جائے گا. افغانستان مطلوب دہشت گرد پاکستان کے حوالے کرتے افغان حکام تعاون کریں. رواداری اور بھائی چارے کے جذبے کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھیں. پاکستان نے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے والے دہشت گردوں کے مکمل خواہف پاکستان دشمن سرگرمیوں کی تفصیلات بھی دی ہیں. ایک ہمسایہ برادر اسلامی ملک کی حیثیت سے افغانستان کو اس کا مثبت جواب دیتے ہوئے پاکستان کو مطلوب دہشت گرد ہمارے حوالے کرنے چاہیے. افغانستان میں موجود بااثر شرپسند عناصر نے اس پر جلتے ہوئے تیل کا کام کرنے کا شرانگیز منصوبہ بنایا ہے. افغان عبوری حکومت حالات میں بہتری کا دعویٰ کر رہی ہے. افغانستان میں خانہ جنگی بھی اب ختم ہو چکی ہے. افغان حکام سازش چھوڑیں اور اپنے شہریوں کی آبادکاری کا انتظام کریں. کسی نے بھی پاکستان کی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی حرکت کی تو انہیں منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بالاکوٹ میں بھارتی جارے طیاروں کی درگت اور ابھی نندن کی چائے کی پیالی کی گرمی اب بھی محسوس ہو رہی ہے. ہم نے تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کا تہیہ کیا ہے. افغان سرزمین سے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف سازشوں اور دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. غیر ملکیوں کی واپسی کا فیصلہ اٹل ہے. تارکین کو اب پاکستان سے جانا ہی ہوگا. وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ. غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. چمن اور تورخم بارڈر سے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں. مجموعی طور پر اب تک 2,30,464 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے. پنجاب میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لاتے ہوئے 15,500 سے زائد تارکین کو واپس بھجوا دیا گیا ہے. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پناہ دینے والے افراد سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث بعض شرپسندوں کی عدم گرفتاری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث مفرور ملزمان کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لایا جائے. انہوں نے صوبے کے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام تر اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی کی از سر نو تشکیل کر دی.
जस्टिस मंसूर अली शाह इस कमेटी के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, वफाकी शरई अदालत और हाई कोर्ट से एक एक जज भी कमेटी के रुकन होंगे। एलामिया में कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह मुल्क के निज़ाम अदल में बेहतरी लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ख्वाहां हैं। बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाते हुए केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं नाक़िस और मुज़र सेहत ग़िज़ा और वर्जिश से दूर रहने के तर्ज ज़िंदगी से मुख्तलिफ बीमारियों की शरह में इजाफा हो रहा है। पेशावर में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब में सदर मुमलिकत का कहना था कि ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम और आगाही से मुतालिक जामे पॉलिसी अमराज में कमी लाने के हवाले से मददगार साबित हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स उरूज पर हैं। उरूज पर इस माना करके हैं कि डाइट ख़राब है, उरूज पर इस माना करके रहें कि हम सेहत का ख्याल नहीं करते या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। तो नतीजा ये है कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बहुत बड़ा बर्डन पाकिस्तान के अंदर छोटी उम्रों के अंदर से भी शुरू हो रहा है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का सबसे बड़ा क्राइसिस खुद हार्ट के ऊपर या ब्रेन हैमरेजेस के ऊपर हो सकता है। अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि इसका कोई हेल्पलाइन मौजूद हो, हेल्पलाइन के ज़रिए AI और IT की मदद से लोगों को गाइडेंस मिलने लगे और शॉर्ट कोर्सेज के ज़रिए वो हेल्पर्स तैयार कर सकें जो अर्ली हेल्प देने के काबिल हो जाएं 4-6 महीने की ट्रेनिंग के साथ। जो हमारा रूटीन था वो हमने अब गाड़ियों की नज़र कर दिया और साइकिल और ट्रांसपोर्ट की नज़र कर दिया। तो अपने नेचुरल रूटीन्स पर आएँ जो पिछले 1 लाख साल की इंसान की इर्तिका का रूटीन है, उस रूटीन पर हमें आना चाहिए ताकि हमारी सेहत का ख्याल रहे और प्रिवेंशन पर हमको तवज्जो देनी चाहिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों के वरसा को टेलीफोन किया और शहदा को वतन पर जान निछावर करने पर कौम की जानिब से खराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि वतन की खातिर प्यारों की कुर्बानी पर कौम शहदा के लवाहिकीन की ममनून रहेगी। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर के लवाहिकीन से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि शहदा की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नायक खुशदिल खान, लांस नायक अब्दुल कदीर खान, रफ़ीक खान, नायब सूबेदार आसिफ इमरान और सिपाही इरफान अली को भी खराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने तमाम शहदा के लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी, शहदा के लिए बुलंदी दरजात, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। हमारे गाजी हमारा फ़ख्र। CMH पेशावर में तालिबात ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के जख्मी होने वाले जवानों से मुलाकात की और उनके साथ इजहार यकजहती किया। तफसील अदनान शाह से। CMH पेशावर में स्कूल की तालिबात ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ज़ख्मी होने वाले जवानों के बुलंद हौसले को सलाम पेश किया। तालिबात ने ज़ख्मी जवानों को उनकी बहादुरी पर कौम की तरफ से मुबारकबाद दी। तालिबात ने ज़ेर इलाज गाजियों को तोहफ़े पेश किए। CMH के स्टाफ ने ज़ख्मियों को मैसर इलाज के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। एक दिन हमारे ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया और हमने भी उनके साथ भरपूर जोश और जज्बे के साथ उनके साथ मुकाबला किया। दहशतगर्दों की तरफ से ब्रश मेरा टांग पर लगे। दौरान ऑपरेशन मेरा ये जो टांग कट गया, ये जिस्म का ये एक छोटा हिस्सा है और मैं इस वतन अजीज़ के लिए जान देनी पड़ी तो मैं अपने जान देने के लिए तैयार हूँ। वादी में ऑपरेशन के दौरान हम आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन ने जगह जगह पे ID लगाई थी। ID के फाटने से ये मेरे जिस्म डैमेज हो चुका है। ये जिस्म तो क्या मुल्क के लिए जान भी देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत पाक फौज अज़मत और सजात के आला मकाम पर फाइज है। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान और चीन की बहरी फ़ौज की मुश्तरका मश्क सी गार्डियन ख़त्म हो गई। शुमाली बहरा अरब में होने वाली इस मश्क में दोनों मुल्कों की बहरी जहाज़ों, एविएशन, आबदोज़ों और मैरीन फोर्सेज ने हिस्सा लिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क सी गार्डियन में दोनों अफवाज ने जदीद जंगी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा किया। सी फेज़ की तकमील पर इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें मश्क के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। इस तकरीब में दोनों मुल्कों के सीनियर हुक्काम ने शिरकत की। इस मश्क से बहरे हिंद में रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियतों में इजाफा होगा। निगरां वज़ीर दिफा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर ने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने मुजफ्फराबाद में यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर दिफा ने लाइन ऑफ कंट्रोल के बाग और पांडू सेक्टर्स का दौरा किया जहां उन्हें मौजूदा सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने LOC पर भारतीय जारियत से शहीद होने वालों के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात की और कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया।
वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जुल्म और जहरियत का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 6 बेगुनाह कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। फौजियों ने जिला कुलगाम के इलाके स्मनु में मुहासरे और तलाशी की एक पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान 5 नौजवानों को शहीद किया। फौजियों ने ड्रोन्स के जरिए केमियाई मादे का इस्तेमाल करके 2 रिहायशी मकानों को भी तबाह कर दिया। भारतीय फौज ने एक और नौजवान को जिला राजौरी में एक जाली मुकाबले में शहीद किया। काबिज हुकाम ने आज मुसलसल छठे जुमे को तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर को एक बार फिर मुकफ्फल करके लोगों को नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया। सफाक भारतीय हुकाम ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को भी घर में नजरबंद कर रखा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि मोदी हुकूमत कश्मीरियों को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि भारत वहशियाना हथकंडों के जरिए कश्मीरियों की जारी तहरीक आज़ादी को दबाने में हरगिज़ कामयाब नहीं होगा और कश्मीरी अवाम अपनी जद्दोजहद आज़ादी को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत ने इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन एहतजाज के हक़ पर कदगन आयद कर रखी है। पीडीपी ने अपने न्यूज़ लेटर स्पीक अप के नवंबर के शुमारे में कहा है कि 9 सहाफ़ियों को जबरी तौर पर गिरफ्तार किया गया और सहाफ़ियों को खामोश कराने के बाद बीजेपी ने सरकारी मुलाजिमीन को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने किसी भी एहतजाज में शिरकत की या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उधर मणिपुर में 3 मई से जारी खाना जंगी थमने का नाम नहीं ले रही। मणिपुर के बागी कबाइल ने मोदी सरकार के दोहरे मयार से तंग आकर खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने का ऐलान किया है। तफसील जानते हैं अब्दुल्ला शाद से। मणिपुर के बागी कबाइल ने अपनी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया। कबाइलियों ने कहा है कि अगर 2 हफ्ते में मोदी सरकार ने हमारे जायज मुतालिबात पूरे ना किए तो हम अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम करेंगे। मणिपुर में फसादात को शुरू हुए 6 माह से ज्यादा अरसा हो गया है। 3 मई को शुरू होने वाले फसादात में अब तक 1000 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि 6000 से ज्यादा बेघर हो चुके हैं। मणिपुर में अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार और 5000 से ज्यादा सरकारी हथियार लूटे जा चुके हैं। मणिपुर में फसादात शुरू होने के 36 घंटे के अंदर 149 गिरजाघर नजर आतिश कर दिए गए थे। हिंदू इंतहाबपसंद कबाइली बस्तियों पर हमला करके चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते रहे और कबाइली खवातीन को पूरे इलाके में बरहना परेड पर मजबूर किया जाता रहा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक मोदी सरकार मणिपुर में जंग और पुरतशद्दुद वाकयात खत्म करने में कतन संजीदा नहीं। मणिपुर के कबाइल ने मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और कहा कि हमने मुतादिद बार सरकार से हालात काबू करने की दरख्वास्त की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम करेंगे। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर लाइसेंस के बगैर गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ गुज़िश्ता 4 रोज़ में 1632 मुकदमात दर्ज जबकि सैकड़ों गाड़ियां जब्त कर ली हैं। इस हवाले से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर का कहना है कि वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को हरगिज़ गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चलाने दें। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, CCPO लाहौर और तमाम RPOs को कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर रखी है। हुकूमत पंजाब के इंसदादे स्मोग इक़दामात सूबाई हुकूमत की जानिब से लाहौर, गुजरात, सियालकोट, ननकाना साहब, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में कल तमाम निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रखने का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन के तहत मार्केट्स, जिम्नेजियम, सिनेमा घर वगैरह दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगे। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीलियों ने जहां दुनिया के मुतादिद ममालिक और करोड़ों इंसानों को मुतासिर किया है, वहां बच्चों की सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब किए हैं। पाकिस्तान भी मुतासिरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। तफसील बता रहे हैं सुहेल जमाली। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिरा ममालिक में शामिल है। यहाँ शदीद बारिशों और सैलाब के नतीजे में फसलों और खेत खलियान के नुकसान के सबब ग़िज़ाई क़िल्लत, बढ़ते हुए दर्जा हरारत और आलूदगी से लाखों बच्चे मुतासिर हुए हैं। वहीं मौसम सरमा के आने से नमूनिया, टाइफाइड, सांस और जिल्द की बीमारियाँ इन पर ज़्यादा हमलावर हो रही हैं। ये वाला मौसम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है। सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें सांस की बीमारियों का शिकार होते हैं। ख़ास तौर पे जिन बच्चों को एलर्जीज़ हैं या एस्थमा है वो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। खुश्क खांसी, नज़ला, बहने वाला नज़ला, जिस्म पे एक्ज़ेमा, ये चीज़ें बहुत आम हो रही हैं। उसके लिए वालिदैन को चाहिए कि नीम गर्म पानी से नहलाएँ। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी भी जिस्म को खुश्क, जिल्द को खुश्क करता है। सोने से पहले भाप ज़रूर दिलाएं। नहलाने के बाद कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र, वैज़लीन, पेट्रोलियम जेली, उससे कोटिंग करें। खुश्क हवा, नमी और दर्जा हरारत के तनासुब में कमी से नौमौलूद, शीरखार और स्कूल जाने वाले बच्चे ज़्यादा मुतासिर होते हैं।
नई नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ जहां हम सबका इज्तमाही फरीज़ा है, वहीं वालिदैन के लिए मौसमियाती तब्दीलियों से बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले मनफी असरात से आगाही वक्त का तकाजा है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने माहौलियाती यकजहती मार्च का एहतमाम किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात और उनसे बचाव के मुतालिक नारे दर्ज थे। शुरका ने मौसमियाती बहरान के मसले पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि माहौलियाती बहरान बढ़ाने वाले मुल्कों को जवाबदेह और माली तौर पर जिम्मेदार ठहराने का मुतालबा किया। नाज़रीन, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान और नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन नेवटेक के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए। इस मौके पर निगरान वफाकी वज़ीर तालीम ने सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। इस सिलसिले में तफसील से आगाह कर रही हैं वरदा सलीम। लाहौर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस में होने वाले मुआहदे के तहत वर्चुअल यूनिवर्सिटी नेवटेक के तलबा के लिए ई लर्निंग और दाखिला टेस्ट में सहूलत और मुख्तलिफ अमूर में ताउन फराहम करेगी। तकरीब के दौरान रेक्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी अरशद सलीम और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेवटेक आमिर जान ने MAU पर दस्तखत किए। वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी भी तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने कहा कि बेहतर नताइज के हसूल के लिए तालीमी इदारों को एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान के लिए अब तालीम और हुनरमंदी के सिवा अब भाई कोई रास्ता नहीं है। नेवटेक जितना काम कर रहा है पाकिस्तान में, लोगों को जितनी हुनरमंदी की तालीम दे रहे हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेवटेक आमिर जान ने कहा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मिलकर ई लर्निंग के 100 कोर्सेज तैयार करेंगे। स्किल ट्रेनिंग देना, अपने लोगों को टेक्निकली इक्विप करना, गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरी कॉन्शियस है, बल्कि इस वक्त स्किल ट्रेनिंग गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटीज में शामिल है। रेक्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी अरशद सलीम ने कहा कि मुआहदे से नेवटेक अपनी तालीम को ई लर्निंग पर ला सकेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर नेवटेक के जरिए तमाम तरबती कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट देने की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मसाइल पर काबू पाने के लिए हुनरमंद अफरादी कुव्वत का फरोग नागुज़ीर है। तकरीब से DG नेवटेक डॉक्टर खालिद ने भी खिताब किया। मुख्तलिफ इदारों से टेक्निकल कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से केनिया की सफ़ीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान सेहत के शोबे में मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद तेज़ करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि मुआहदे से दोनों मुल्कों में फार्मा, लेबॉर्ट्री और मेडिकल टूरिज्म को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुफाहमती याददाश्त में सेहत के निज़ाम को मरबूत बनाना और एमरजेंसी रिस्पांस भी शामिल है। निगरान वज़ीर मनसूबाबंदी मोहम्मद समी सईद की सदारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इस मौके पर पायदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कौमी तरक्की के लिए अवामी और निजी शोबों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने पर गौर किया गया। शुरका ने आलमी मेयार के मुताबिक मनसूबे की तैयारी, तशख़ीस और तरक्की के लिए रहनुमा खतूत को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। इजलास में माहौलियाती और समाजी नज़्म व नस्क़ के निज़ाम को अथॉरिटी के मनसूबों के लिए लाज़मी करार दिया गया। कौमी वर्सा और सकाफत के निगरान वज़ीर जमाल शाह ने कहा है कि आलमी बिरादरी फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म रोकने के लिए किरदार अदा करे। लोक वर्सा इस्लामाबाद में मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए तस्वीरी नुमाइश के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे। तफसील समीउल्लाह से। ईरानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम गजा की पट्टी में महसूर मासूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लोक विरसा में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। निगरान वफाकी वजीर कौमी विरसा और सकाफत जमाल शाह ने तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जमाल शाह ने कहा कि इसराइल नहते फ़लस्तीनियों पर मजालिम ढा रहा है। गजा में जो कुछ हो रहा है इस पर हम गमज़दा हैं। सीज फायर हो और फ़लस्तीनियों को ये हक दिया जाए कि वो अपनी मुमलिकत बनाए, अपना वतन बनाए और उस वतन में शेरों की तरह रहें, अमन से रहें। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि उम्मत मुसलमा को अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों का साथ देना होगा। Men, women and children, the families of the martyrs. पाकिस्तान में शाम के सफीर डॉक्टर रमीज अल राय ने फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मजालिम की मजम्मत की। These pastors serve as a powerful call to action, urging us to work together towards a world where all free nations, including Palestine, can enjoy the fundamental rights and freedoms these deserve.
नुमाइश में मुख्तलिफ तस्वीर रखी गई थीं जिनमें फ़लस्तीनियों पर होने वाले इसराइली मुजालिम की अक्कासी की गई। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी कहते हैं कि कोशिश है कि मुख्तसर वक्त में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। पंजाब बार काउंसिल में वकला से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी में वकला बिरादरी का किरदार अहम है, उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि वकला बिरादरी के डेटा सेंटर के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड मुकम्मल ताउन करेगा। वज़ीर आला ने पंजाब बार काउंसिल से मुल्हिका प्लाट पर इमारत की तामीर, डिस्पेंसरी को 10 रोज़ में ऑपरेशनल करने और वकला प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से कमेटी के क़याम का भी ऐलान किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बेदिया अंडरपास के एतराफ़ में तामीराती मनसूबों का जायज़ा लिया और सड़कों को जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने सड़कों के अतराफ़ को दरख्त लगाने के साथ सरसब्ज़ो शादाब बनाने की भी हिदायत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि अंडरपास मनसूबा 6 माह की मुद्दत में मुकम्मल होना था, जिसे दिन रात की मेहनत से रिकॉर्ड 70 रोज़ में मुकम्मल किया गया है। यौमिया 1,20,000 गाड़ियों की आमद व रफ्त मुमकिन होगी। सदर मुमलिकत की अहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी कहती हैं कि जल्द तशखीस और इलाज ही से छाती के सरतान जैसे मरज से बचाव मुमकिन है। ऐवान सदर में छाती के सरतान से बचाव के लिए आगाही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि छाती के सरतान की जल्द तशखीस के लिए स्क्रीनिंग की बेहतर सहूलियात ज़रूरी हैं। बेगम समीना अलवी ने छाती के सरतान के हवाले से शऊर पैदा करने पर मीडिया के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर की शरह में कमी के लिए मीडिया समेत हम सबको मिलकर कोशिशें करना होगी। तकरीब से तिब्बी माहिरीन, मुहक्किकीन और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी खिताब किया। और नाज़रीन, ढाका में बांग्लादेश की वजारत खारिजा के ज़ेरे एहतमाम इंटरनेशनल चैरिटी बाजार का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। पाकिस्तानी स्टॉल मुतादिद तंजीमों और सिफारती मिशंस के नुमाइंदों की तवज्जो का मरकज़ रहा। शायकीन ने मलबूसा, दस्तकारी, फनपारों और रिवायती पाकिस्तानी खानों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ का कहना था कि सकाफती वरसे और रिवायती खानों की नुमाइश के लिए ऐसी तकरीबात अहमियत की हामिल हैं जो मुल्की सकाफती अक़दार उजागर करने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने सवाबी में बाचा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की इयादत की और सहूलियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के दौरे में नाक़िस कारकर्दगी पर हेड मास्टर को मुअत्तल कर दिया। रिटायर्ड जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने सवाबी पुलिस स्टेशन का भी दौरा किया और फ़राइज़ की अंजामदही में गफलत बरतने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने शाह मंसूर पटवार खाना का भी दौरा किया और रिकॉर्ड मुकम्मल न होने पर अमले की सरजनिश करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। मुतबादिल तवानाई ज़राए को तरक्की देने की पॉलिसी के तहत वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने हुंसा में 1 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। ये मनसूबा आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के तहत 6 माह में मुकम्मल किया गया है। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा में तवानाई की तलब में इजाफा हो जाता है। हुकूमत सस्ती बिजली पैदा करने के लिए मुतबादिल तवानाई मनसूबों की हौसला अफजाई कर रही है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का दौरा किया और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर से मुलाकात की। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जनूबी पंजाब में ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए इक़दामात के बेहतरीन नताइज बरामद हो रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली बारे स्कूलों में ग्रीन बुक का इजरा और ट्रांसजेंडर स्कूलों का क़याम नुमायां इक़दामात हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली और फूड सिक्योरिटी बैनुल-अक़वामी मसाइल हैं जिनसे निपटने के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने अमरीकी सफ़ीर को यादगारी शील्ड भी पेश की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई और वस्ती इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में हल्की धुंध और स्मोग, जबकि शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अब बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की, जो कि कुछ यूँ रही। स्कर्दू में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लह में -5, कालाम में -2, हुंजा -1, जबकि गोपस में भी -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। इस्लामाबाद में 7, लाहौर 13, कराची 20, पेशावर में 7, जबकि कोयटा में भी 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।